हेलो डियर, पीवी एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 3 और उसमें भी हम लोग आज बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 1 से। सबसे पहला अनुच्छेद जो है, और ये जो हमारी क्लास है, ये जो हमारा आने वाला एग्जाम पेड है उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो भी आर्टिकल बन सकते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है कि जो भारत है ये राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत राज्यों का संघ होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल नंबर 1 जो है इसमें हमारे राज्य शामिल है। कौन शामिल है? राज्य शामिल है। दूसरा, हमारे जो भी यूटीज हैं वो शामिल है। और तीसरा, इसमें जो अर्जित किए गए प्रदेश होंगे वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। कौन शामिल किया जाएगा? अर्जित किए गए प्रदेश। अर्जित किए गए प्रदेश। ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें आपके राज्य शामिल होंगे, यूटी शामिल होंगे और अर्जित किए गए प्रदेश भी शामिल होंगे। ठीक है, ये तो है हमारा आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 जो है वो ये कहता है, आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि इसके अंतर्गत राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख। आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख। प्रक्रिया का उल्लेख। आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है कि भारत जो है ये हमारा राज्यों का संघ होगा। राज्य में हमारे राज्य भी शामिल होंगे, यूटी भी शामिल होंगे और अर्जित किए गए प्रदेश भी शामिल होंगे। आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। बाहरी प्रदेश का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के राज्य का कोई भी हिस्सा, ऐसा हिस्सा जो किसी अन्य देश में है, अगर उसको शामिल करना है तो वो संसद विधि बनाकर, ठीक है, अपने देश में शामिल कर सकती है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 3 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर परिवर्तन करने वाले प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 2 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 3 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ये कहता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 2 यह कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। लेकिन आर्टिकल नंबर 3 यह कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर शामिल होने वाले प्रक्रिया का उल्लेख है। जैसे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर क्या है? जैसे नए राज्य का अगर गठन करना है, नए राज्य का
गठन हो सकता है। ठीक है, अभी आपके 28 राज्य हैं। ठीक है, कोई ऐसा भी एक राज्य बना दिया जाए, वो किसके अंतर्गत होगा? आर्टिकल नंबर 3 के तहत नए राज्य का गठन है, या फिर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है। अगर ऐसा कुछ करना है तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत होगा, या फिर नामों में परिवर्तन करना है, नामों में परिवर्तन करना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ करना है तो आर्टिकल नंबर 3 उस पर लागू होगा। आर्टिकल नंबर 3 के तहत नए राज्य का गठन हो सकता है, लेकिन वो जो राज्य बनेगा वो आपके देश के भीतर, किसमें किसी बाहरी प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि इसमें बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। और ये जो परिवर्तन होंगे आर्टिकल नंबर 3 के तहत, वो आपके देश में ही परिवर्तन होंगे। किसी भी नए राज्य का गठन हो सकता है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है। आर्टिकल नंबर 3 की हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 4। इसकी आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। अच्छा, हम लोगों को क्या पता है कि जो संविधान में संशोधन होता है वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत होता है, यही तो हमको पता है। और आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे, उन पर आर्टिकल नंबर 368 लागू नहीं होगा, अब बात यह आई कि आर्टिकल नंबर 368 लागू क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तरीके से संविधान में संशोधन हो रहा है, और संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 में है, तो इस पर भी आर्टिकल 368 लागू होना चाहिए। लेकिन संविधान में संशोधन होता है 3 तरीकों से। संविधान संशोधन के जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं, और आर्टिकल नंबर 368 जो है उसमें केवल 2 ही तरीकों का उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 368 में 2 ही तरीकों का उल्लेख है, और संविधान में संशोधन करने के तरीके कितने हैं? 3 तरीके हैं। वो कौन से तरीके हैं उन पर भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। संविधान में संशोधन के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? और आर्टिकल 368 में जो संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत जो होता है उसमें केवल 2 ही तरीकों की बात की गई है। एक, इसमें टोटल 3 तरीके होते हैं। कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट तरीका क्या है? सबसे पहला ये कहता है, संविधान संशोधन के 3 तरीके हैं, इसमें सबसे पहला ये कहता है कि साधारण बहुमत से। सबसे पहला संविधान संशोधन आपको अगर करना है, सबसे पहला तरीका यह कहता है कि साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। दूसरा तरीका यह कहता है संविधान संशोधन का कि विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत, कैसा बहुमत होना चाहिए? विशेष बहुमत। तीसरा यह कहता है कि विशेष बहुमत प्लस, विशेष बहुमत तो होना चाहिए। पहला कहता है कि साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत से किया जा सकता है। दूसरा तरीका कहता है, तीसरा तरीका कहता है कि विशेष बहुमत होना चाहिए प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। ठीक है, संविधान संशोधन के टोटल कितने तरीके? 3 तरीके। आर्टिकल 368 जो है उसमें केवल इन्हीं 2 तरीकों का उल्लेख है। आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में संशोधन होता है उसमें तुम्हारा ये दूसरा और तीसरा,
इन दो ही तरीकों का उल्लेख है। ये जो पहला तरीका साधारण बहुमत है, इसका उल्लेख नहीं है। और जो साधारण बहुमत से जो संविधान में संशोधन होता है, वो आपके राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन है, या नामों में परिवर्तन है, या उनके उनके नए राज्य का गठन करना है, या किसी बाहरी प्रदेश को अपने देश में शामिल करना है, वो सब जो होता है ये सब साधारण बहुमत से होता है। कैसे, किस टाइप के बहुमत से होता है? साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल जो 2 और आर्टिकल 3 है, इस पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होता है, क्योंकि उनमें जो संविधान में संशोधन होता है वो आपका साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत की बात आर्टिकल 368 में नहीं है, इसीलिए आर्टिकल 368 लागू नहीं होता है। ठीक है, विशेष बहुमत से कहां पे संविधान में संशोधन होता है? तो विशेष बहुमत से अगर संशोधन जब कभी भी होता है तो वो होता है डीपीएसपी। अगर डीपीएसपी में कोई भी चेंज करना है तो वो आपका होगा विशेष बहुमत से। ठीक है, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से कहां पे संविधान में संशोधन होता है? तो वो आपके ऐसे पद है जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति है, सीएजी है, ठीक है, महान्यायवादी है। ठीक है, ये जो पद है इनसे जुड़े अगर कुछ भी संशोधन करना है, इनके निर्वाचक मंडल में करना है, ठीक है, इनकी नियुक्ति के लिए अगर कुछ भी बनाना है नया, ठीक है, या इनके कार्यकाल से संबंधित कुछ भी है, तो वो आपका होगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करने के टोटल तरीके कितने हैं? 3 तरीके हैं। आर्टिकल 368 में किन तरीकों का? 2 तरीकों का उल्लेख है। एक तो विशेष बहुमत, दूसरा तुम्हारा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। और आर्टिकल फर्स्ट जो है, ये जो संविधान संशोधन का जो फर्स्ट तरीका है साधारण बहुमत, इससे केवल अगर आपको किसी भी नए राज्य का गठन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, ठीक है, या फिर उनके नामों में परिवर्तन करना, ऐसा कुछ अगर राज्यों संबंधी परिवर्तन करना है तो वो आपका साधारण बहुमत से होगा। और ये तरीका आर्टिकल 368 में उल्लेख नहीं है, इसीलिए आर्टिकल नंबर 4 में ये लिखा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आर्टिकल नंबर 1 था, आर्टिकल नंबर 2 थे, आर्टिकल नंबर 4 था, इन पर हमने बात की है। ठीक है, और इनसे जो भी निचोड़ पूछा जा सकता है वो सब मैंने बताया है। ठीक है, इसके आगे हम लोग यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये जो था ये भाग नंबर 1 में आता है। भाग 2 में नागरिकता है, कल बात करेंगे इस पर। ठीक है, प्लीज़ अगर आज का वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।